रहा है सब, लेकिन हम लोग जो है रुकने वाले नहीं हैं। हम संविधान को बचाने निकले हैं। हमारे लोगों को हमने दे रखा है, संकल्प दे रखा है कि संविधान बचाने में अगर हमें आहुति भी देना पड़े, हमें कहीं गोली भी खाना पड़े आंदोलन में या कुर्बानी भी देना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और बहुजन के अधिकार के लिए हम जान भी दे दे, कुर्बानी भी दे दे, तो हमें गौरवान्वित महसूस होगी, क्योंकि एक ना एक दिन मुझे मरना ही है। तो हम अधिकारों के लिए, रक्षा के लिए क्यों नहीं मरे, संविधान की रक्षा के लिए क्यों नहीं जान दे। ये मेरा संकल्प। आप बोले। जी, मैंने आपके प्रश्नों को नोट कर लिया है। अब एक एक प्रश्न पर विचार करेंगे। आपका संगठन विगत 4-5 साल से काम कर रहा है और आप की उत्सुकता को देखकर लगता है कि आप मिलनसार आदमी हैं और मिलते जुलते रहते हैं। जी जी। तो इसलिए मैं ये जानना चाहूँगा, आप मुझे किसी ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता का नाम बताएं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो और वो दलित समाज का हो। अभी तो सर मुझे वैसे बात तो होती है, लेकिन अभी कोई वैसा मुझे पूरे भरोसा के रूप में और पूरे विश्वास के रूप में बातें तो होती रहती है सुप्रीम कोर्ट के वकील से, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम मिशन लेकर चल रहे हैं और जो हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उस पर जो है 100% लोग हमें ये कहे कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं और आपको सुझाव सलाह या अन्य तरह से हम लोगों ने जो है आपको देते रहेंगे, आप लड़िए, हम साथ रहेंगे आपके। अभी तो कोई नहीं कहा है, केवल ये कहा करना ठीक है लड़िए हैं। मैं अपने प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि आपकी जानकारी में हो, ठीक है, यदि आपकी जानकारी में हो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिवक्ता है जो दलित समाज से ताल्लुक रखता हो, उसका मुझे अगर नाम आपको कुछ पता हो या कभी मिले हो तो जरा हमको बताएं। अच्छा, आपकी जानकारी में है या नहीं? ना अभी तो नहीं है। एक बार जेस कुमार जी थे, उनसे बात हुई थी, फिर पता ही नहीं चला को ओबीसी से हैं कि दलित समाज से हैं, तो पूछने में भी तो थोड़ी दिक्कत होती है। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, जी, सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के अधिवक्ता हैं। जी जी। एक को कहते हैं ईओआर जी, और एक को कहते हैं ओनली एडवोकेट, और एक तीसरी कैटेगरी है जिसको कहते हैं सीनियर एडवोकेट। अच्छा, ठीक है, ये 3 कैटेगरी के एडवोकेट ही जो है सुप्रीम कोर्ट में पाए जाते हैं। जी। एडवोकेट कोई भी हो सकता है जिसने क्या कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास कर लिया। जी। वो जूनियर भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, बस उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास कर लिया। जी। एक और एग्जाम होता है जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप लेती है। जी। एक परीक्षा सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप कराता है। जी। उसको जो पास कर लेता है उसको ईओआर कहते हैं। जी। इनमें भी 2 तरह के एडवोकेट हो सकते हैं, वो सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं। ईओआर सीनियर, ईओआर जूनियर। इसी तरह से एडवोकेट सीनियर, एडवोकेट जूनियर। तो जो परीक्षा स्वयं लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिन्हें ईओआर कहते हैं, इनको ही केवल सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का अधिकार है। अच्छा। यही केवल फाइल कर सकते हैं, यही कागज लिख सकते हैं, यही कोर्ट के प्रति जिम्मेदार है। अगर इन फ्यूचर में कोई एक्शन होगा किसी एडवोकेट पर, तो सबसे पहले ईओआर पर होगा, ईओआर की नौकरी जाएगी, ईओआर रिमूव किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये जो नीचे के एडवोकेट हैं ये नहीं किए जाते। ईओआर की जाता है कि तुम्हारी जो है मेंबरशिप खत्म कर दी, अब कोर्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते।
तो ईओआर जो कोर्ट में केस फाइल करता है जी उसमें इन अन्य एडवोकेट को एथराइज करता है कि आप जाके बहस कर सकते हो, हमने आपके कागज चेक कर लिए, कागज ठीक है, फीस ठीक है, और चूंकि आप अपने क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आपने इस केस पर ज्यादा अच्छे से स्टडी कर रखी है, आपको कंठस्थ है, इसलिए आप जाइए, जज साहब को समझा दीजिए, कहीं दिक्कत होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। जी तो ये वार जो एथराइज करता है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है, ये वार। जी जी ठीक है। मेरी अपनी जानकारी में विगत 5 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसा ईओआर नहीं मिला जी जो कहे मैं दलित समाज से हूँ। ओ इसलिए मुझसे जो भी आप जैसे सज्जन मिलते हैं, मैं उनसे पहला प्रश्न करता हूँ कि कोई दलित समाज का अगर ईओआर हो तो हमको बता दें। जी जी मैंने इसमें आरटीआई की पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि भैया कोई दलित समाज का हो हमें बता दो। जी जी उन्होंने लिखकर दे दिया कि इस तरह की रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ नहीं रखे जाते। मैंने उनसे जाके डायरेक्टर से व्यक्तिगत रूप से मिला। मैंने वो मिश्रा जी, आप जो है क्या कहते हैं, हमको चूंकि प्रोविजन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो हमें बता दो जी ताकि हम जाके उससे मिले, हम भी कुछ उससे सीख लें, वो हमसे सीनियर होगा। तो बोले यार मैं व्यक्तिगत रूप से भी नहीं जानता, जबकि मेरी जो अपने समाज के लोग हैं, अपने समाज के अधिवक्ता हैं, उनसे ज्यादा जो है अच्छे ढंग से पढ़ती है सवर्ण लोगों से, क्योंकि मेरे नाम में मित्रा लगा हुआ है जी तो उसका हमको क्रेडिट हर जगह मिलता रहता, अच्छे से पढ़ती है मेरी। उसके बाद भी उन्होंने फ्रेंकली कह दिया मित्रा जी हमको पता नहीं है। तो पहले तो आप जान लीजिए, आजादी के 70 साल बाद आपका कोई ईओआर सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं, तो आपका केस ड्राफ्ट कौन करेगा? अगर आप अपनी कोई ड्राफ्टिंग लेकर जाते हो किसी ईओआर के पास, तो वो आपकी ड्राफ्टिंग चेंज करा देगा, क्योंकि जवाबदेही उसकी है और उसकी जवाबदेही है, तो इस वजह से वो चेंज करा देगा। तो आपकी बात तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती नहीं है सर। आपने 70 साल में अपने समाज के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है साहब। और जिन एडवोकेट आप ब्रजेश अन्य की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगते उनमें से कोई एडवोकेट हमको जो है सुप्रीम कोर्ट की फेरी फेरी में टहलता हुआ भी दिखे और दावे से कहे कि नहीं साहब हम चमार हैं, हम पासी हैं, हम धोबी हैं, हम धानुक हैं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक छोटी सी वो बड़ी सी प्रतिमा जो है, वो फोटो जो है लाइब्रेरी में केवल रखी थी। जिस भारत के संविधान को बाबा साहब ने लिखा, उसकी स्टैचू अभी चंद्रचूड़ ने लगाई है। गांधी जी वहां बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी है कि नहीं लगी? हाँ हाँ, अब लग गई है, अभी चंद्रचूड़ ने पिछले साल लगाई है। अच्छा, उससे पहले कोई प्रतिमा नहीं थी। यानी 70 साल तक आपकी जो संविधान का रचयिता है, जिसके आधार पर संविधान जो पूरा सुप्रीम कोर्ट चलता है, पूरा देश चलता है, उसकी स्टैचू तक नहीं थी वहां पर। और लाइब्रेरी में बिल्कुल गैलरी में साइड में रख दी गई थी बाबा साहब की प्रतिमा। उससे जो बड़ी फोटो और अंदर फोटो जो लगाई गई है बार के एसोसिएशन के अध्यक्ष की। अच्छा सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि न्यायिक सेवा आयोग की जो मांग है, क्योंकि लंबे अरसे से जो लेटरल एंट्री हो रही है जज की बहाली पैनल सिस्टम से होती रही है, अपने रिश्तेदार और मित्रों को और अपने जातियों के लोगों को नियुक्ति होती रही है, करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लोग जो करते हैं। तो न्यायिक सेवा आयोग जो है अगर बनती है, कमीशन बनती है, तो हमारे लोग भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वकालत करते हैं, उन्हें भी जज बनने का मौका मिलता। और दूसरी चीज, जब कमीशन बन जाता तो उसमें रिजर्वेशन भी मांग होती
और हमारे रिजर्वेशन के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में वकील जा सकते थे। और ये बहुत लंबे अरसे से ये मांग हो रही है। सिविल कोर्ट में जिस तरह से पारदर्शिता आ गई है कि वो न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम, बीपीएससी के माध्यम से, एपीसी माध्यम से सिविल के जो है जज बन रहे हैं, तो उस तरीका से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज है की बहाली हो रही है वो इस माध्यम से नहीं होती है जिस तरह से सिविल कोर्ट के जज को बहाल होती है। तो इस तरीका से मांग करना देश के अंदर एक लाजमी है और ये संविधान के दायरे में है कि कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए। तो इस पर सर क्या आपका या क्या सोच है, और ये क्या माने सही है या हम जो कह रहे हैं वो किस तरीका से मामला? सर आपने जो बात रखी है न्यायिक सेवा आयोग की, जी, इसकी मांग करेगा कौन? क्योंकि जुडिशरी जो है वो अभी की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रोल रखती है। वहां तो पीएम आके भी कुछ नहीं बोल सकता है लीगली। जी जी। वहां तो पार्लियामेंट का कोई प्रशस्ति पत्र हस्ताक्षर होकर राष्ट्रपति से आए तब सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर सकता है। करना चाहे, ना करना चाहे तो वापस कर दे। जी। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है क्या कहते हैं, वो राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, वो मना भी कर सकता है। जी। राष्ट्रपति को अपने विभाग का अधिकार पे छोड़ सकता है। राष्ट्रपति को जो है वो क्या कहते हैं अनाथ छोड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट। वो बात अलग है कि छोड़ता नहीं है, अभी तक का इतिहास ऐसा है, लेकिन चाहे तो छोड़ दे। तो विषय ये उठता है कि जब इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, प्रेजेंट जुडिशरी, तो ये मांग करेगा कौन? तो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, अपने लोग जो हैं, ये मांग नहीं कर सकते क्या? जी नहीं, इसकी तो पुनर्समीक्षा हो जाएगी। और अभी जो कमीशन बना था उसकी पुनर्समीक्षा हो गई, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया कि हम आपके आयोग को नहीं मानते। अच्छा अच्छा। और इनको दोबारा उसको रिव्यू करने तक का अधिकार नहीं है। वो कहेंगे तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति कर सकते हैं कि नहीं? राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति तो या तो प्रधानमंत्री वो पार्लियामेंट की सलाह पर करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर करता, दो ही की सलाह पे काम करता। पार्लियामेंट ने अपनी सलाह दी और सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी, बात खत्म हो गई। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, बाप क्या करे जब एक दूसरे की मानी नहीं रहे। तो वो बात यही है। मेरा जो प्रश्न था उस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें भारती जी। मैं ये कह रहा हूँ न्यायिक सेवा आयोग की मांग कौन करेगा जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? तब सिर्फ मांग करने का अधिकार जो जुडिशरी से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एडवोकेट, वो मांग कर सकते हैं। साहब हम भी आपके उठनी चाहिए। हम आपके समकक्ष हैं और हम भी चाहते हैं कि साहब अब रिजर्वेशन कैटेगरी को आप इसमें डालिए, लेकिन ये तो मांग उठनी चाहिए। तो आप उठाएगा कौन? वहाँ मैंने अभी आपको डिटेल्स दे दी ना, कोई दलित समुदाय का कोई EOR है ही नहीं। जी जी। उठाएगा कौन? ऑफिसर ऑफ कोर्ट तो EOR होते हैं। अदर एडवोकेट तो कभी कभी जो है धोखे से घुस जाते हैं किसी EOR से पास बनवा के। किसी EOR से कहते हैं भैया आज हमें सुप्रीम कोर्ट का भ्रमण करना है, कैंपस के अंदर घुसना है, हमारा पास बना दो। तो यार उनका पास बना देता है। बिना पास के जो है वो कोई एडवोकेट अंदर नहीं घुस सकता जो बार का मेंबर नहीं है। जितने शाखे है तो दुनिया भर के कोर्ट है ना, इसका कोई एडवोकेट आए और कहे हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में घुस जाए, घुस नहीं सकता जब तक कि किसी EOR का उस पर वो पास नहीं बनाएगा उसको। उसमें भी कारण बताना पड़ेगा किस कोर्ट में जाना चाहते हो, 1 नंबर या 2 नंबर, बस वहीं तक जा सकते हो, उसके बाद वापस।
जी पूरी पूरी कैंपस में अगर टहलते हुए पकड़े गए और किसी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और पास चेक कर लिया तो आपको तुरंत जो है बाहर निकाल देगा, जी एडवोकेट को निकाल देगा। साधारण तो छोड़ दीजिए, जैसे आप कोर्ट में घुसते हो ना किसी पर्टिकुलर कोर्ट में, तो तुरंत पास चेक होता है एडवोकेट तक का कि भैया इसी जी कोर्ट से संबंधित हो किसी और से हो। वो बात अलग है कि चूंकि जो रोज सिक्योरिटी में लगे हैं वो लोग पहचानने लगते हैं कि ये तो रोज के आदमी हैं, तो वो ना पास देखे अलग बात है, लेकिन उन्हें पास देखने का अधिकार होता है। वो कहेगा दिखाइए साहब अपना पास दिखाइए, अपना कार्ड दिखाइए, उनका अधिकार है। क्योंकि आप देखते हो कोर्ट में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कोर्ट के अंदर जो गोलियां चल जाती हैं, तो इसलिए जो है वो उनको चेक करने का राइट रहता है। तो मेरा कहने का आशय है जो आप न्यायिक सेवा आयोग की जो बात कर रहे हैं उसकी आवाज तो कोई एडवोकेट ही उठाएगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही और उठाएगा। अदर कोर्ट में आजकल और पैनल्स गठित हो रहे हैं, वो उस बात को उठा सकते हैं कि साहब यहाँ पर रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जब दोनों में एक सहमति बनेगी, ठीक है भाई पार्लियामेंट से आप लॉ बनवा के ले आइए, हम मान लेंगे, तो वो सहमति पत्र पार्लियामेंट को भेज दिया जाएगा, पार्लियामेंट कोई लॉ बना देगी तो उसको जज साहब मान लेंगे। अगर पार्लियामेंट जुडिशरी से कोई सहमति पत्र नहीं जाता है तो वो नहीं बनाएंगे। अभी मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला है कि 10 पेज का हमारे पास लेटर है, जिस पर हमने जो है 2022 से लगाऊं तब जाके इनकी क्लासेस लगा रहा हूँ। किसी को जरूरत हो तो बताओ, क्योंकि अंग्रेजी में हम सोशल मीडिया पर डाल भी दें तो क्या फायदा, पढ़ा रहे लोग डाउनलोड तक नहीं करेंगे, और डाउनलोड करेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। जी तुम्हारे उस पेपर को पढ़ने के बाद कुछ करने की हैसियत भी तो हो। जी तो हमने सिर्फ उसकी सूचना दे रखी है जी कि हमारे पास है, जिस पर अभी मैंने 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को तलब किया गया था, और 25 तारीख को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को तलब किया गया था। तो ये चीजें हैं भारती जी। तो ये हमने आपको विषय बता दीजिए है कि जब तक ये संविधान बचाओ समिति अपने एडवोकेट नहीं तैयार करती, मतलब संविधान को बचाएगा कौन, सिंपल ग्रेजुएट या लॉ ग्रेजुएट? तो निश्चय ही किस कोर्ट के अंदर तो लॉ ग्रेजुएट ही बोलेगा, सिंपल ग्रेजुएट तो बोल नहीं सकता। सिंपल ग्रेजुएट तो सड़क पर बोल सकता है, पार्लियामेंट में बोल सकता, ठीक है। कोर्ट के अंदर तो लॉ ग्रेजुएट ही बोलेगा या एडवोकेट बोलेगा। लॉ ग्रेजुएट एडवोकेट नहीं होता, ये भी बता दूं आपको। जी एडवोकेट अलग ही क्वालिटी होती है, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब वो एडवोकेट कहलाता है। वरना तो अगर यूनिवर्सिटी से एग्जाम पास कर लिया तो लॉ ग्रेजुएट हो गए, एडवोकेट नहीं हुए। जी तो ये बात जो आप न्यायिक सेवा आयोग की जो बात कर रहे हैं वो तो वही करेंगे ना। तो इसके लिए संविधान बचाओ समिति को काम करना चाहिए। अब विषय उठता है, इस पर पिन पॉइंट पे बात कर ले, फिर आपके अन्य विषयों को मैं लेता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट क्यों नहीं है, ईओआर क्यों नहीं, पिछले 70 साल से ईओआर क्यों नहीं? क्योंकि भूख तो रोज लगती है जी। और एडवोकेट को खाना कौन देता है? समाज देता है, अपना समाज देता है। हमारे समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करते ही नहीं है। पूरे साल 2 साल में कहीं 1-2 केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उससे तो रोटी चलती नहीं जी। और 1-2 साल में आता है तो अरे यार ये अपने बिरादरी का एडवोकेट, इसको तो कुछ आता जाता नहीं, पंडित जी को पकड़ो। तो जब जाके पंडित जी को पकड़ लेते हैं या जाने माने लायर को पकड़ो, पैसा खर्च कर रहे हो तो फिर जो है बड़े लायर को पकड़ो ना, वो पंडित जी बड़ा चर्चा में है। तो पंडित जी पे विश्वास करके चलते हैं, अपने समाज के व्यक्ति पे विश्वास करके नहीं चलते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आपके समाज के एडवोकेट नहीं। 100 की बात थी। फिर ये सारे एडवोकेट हाई कोर्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, हाई कोर्ट में भी इक्के दुक्के
केस ही आते हैं। वहां पर भी बेल मैटर और दुनिया भर के मैटर्स। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं जानता हूँ, एक वो RL वर्मा के अलावा उनसे सीनियर एडवोकेट ना पाओगे पूरे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में। RL वर्मा, धीरे धीरे RL वर्मा की टीम विकसित हो रही है, उसमें 10-15 लोग जुड़े हैं। एक यादव हो गया है, एक बाकी जो है उनका एक लड़का था स्वयं का। इस तरह से 10-15 लोग हो पाए। करीब उन्होंने 40 साल 45 के आसपास हाई कोर्ट इलाहाबाद की प्रैक्टिस की। तब पहली बार जो है उनको चैम्बर अलॉट हुआ 40 साल बाद। और जिस दिन अलॉट हुआ उस दिन फिर वो हमें बुलाया गया, मैं भी गया। तब उन्होंने बताया कि ये पहला चैम्बर है जो SC को अलॉट हुआ है। नहीं सब जो है कॉरिडोर गैलरी में ही पड़े रहते हैं कुर्सी डाल के। ये स्थिति है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। बाकी कोर्ट की तो मैं जानता नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में तो अभी तक हमको कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हाँ मैं SC का हूँ और हमारी बढ़िया चल रही है जी। तो सर, जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ये जिम्मेवारी है, कम से कम 2-4 एडवोकेट को दाना पानी तो देते रहे। जी। अगर दाना पानी देंगे तब तो हम संविधान बचा पाओगे। अब जब हमारे अधिवक्ता महोदय जिनकी दिनेश सिंह जी की मैंने बात की, जो कि वो क्या कहते हैं LLM है, और उसके बावजूद साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, अभी यंग एज है, और उसके बावजूद भी वो संविधान को पढ़ने में इतनी बड़ी त्रुटि कर रहे हैं। मैं तो चूंकि UR का एग्जाम ही हूँ, हमें तो वो केस पढ़ाए गए, पढ़ने पड़ते हैं, सिलेबस है हमारे पास पूरा। तो हमें तो संविधान की बारीकियां पता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की नाक में दम कर रखे हैं, अगर हम मिनिस्ट्री की नाक में दम कर रखे हैं, तो पढ़ने के बाद कर रखे हैं ना। जब तक हमने 2022 से पहले हमने तो किसी की नाक में दम नहीं किया, क्योंकि तब तक पढ़ा ही नहीं था। तो जो हमारे सिंपल लॉ ग्रेजुएट से वगैरह हैं, जिन्होंने संविधान की बारीकियां नहीं पता है, वो कैसे काम करेंगे? जी। जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर ज्यादा ही करेंगे तो, और वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करेंगे, तो उनके पास मोटे मोटे लठ हैं। तो समस्या है, हमको लॉजिकल बात करनी पड़ेगी ना। लॉजिकल बात के लिए हमारी एक लॉजिकल टीम होनी चाहिए। जहाँ पब्लिक को समझाना है वहाँ पब्लिक की टीम होनी चाहिए। जहाँ पर मैसेज कन्वेंस करना है तो हमारे पास स्ट्रांग सूचना तंत्र होना चाहिए, तब तो हम कर पाएंगे। तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति अगर केवल राहुल गांधी की तरह वो केवल पुस्तक दिखाना है कि इस लाल पुस्तक को हम बचा रहे हैं, अरे सबसे ज्यादा संविधान के पन्ने फाड़ने वाले तो कांग्रेस ही हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। 101 संशोधन के उठा के पढ़िए। बीजेपी ने तो अभी 2-3 संशोधन ही मात्र किए, GST और उसको वो EWS वगैरह को लेके। बाकी तो वो बिना संशोधन की संविधान को फाड़े दे रही है। जी, ज्यादा तो कांग्रेस ही लोग संशोधन की है। संविधान संशोधन की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा पन्ने तो जो है कांग्रेस ही ना फाड़े। हाँ, कांग्रेस ने। और जो है बीजेपी बिना पन्ने फाड़े ही संविधान को साइड आउट कर दे रही है। उसे पार्लियामेंट में पास कराने की जरूरत ही नहीं। उसकी पूरी टीम बैठी हुई है। वो अगला जो पब्लिकेशन होगा उसकी ड्राफ्टिंग ही चेंज कर देगी विदाउट कोई संशोधन प्रस्ताव लाए हुए। अभी आपको शायद पता होगा, जो नया संविधान बांटा गया था पार्लियामेंट में, उसमें उसने क्या कहते हैं समाजवादी शब्द ही हटा दिया बिना किसी संशोधन के। हटा दिया, बिना किसी संशोधन के हटा दिया गया। इस पर तो संविधान के अपमान का आरोप लगना चाहिए था, और जिस ड्राफ्टिंग प्रेस से या जिसकी रिकमेंडेशन पर हुआ उस बंदे को जेल में होना चाहिए। संघर्ष समिति ने तो कोई किसी थाने में FIR तक नहीं दी होगी जिससे मैं पूछूं कि भैया जो FIR अगर आपके पास आई थी उसका हुआ क्या है। अरे भाई, कुरान में थोड़ा सा भी आप छेड़छाड़ कर दो फतवा जारी हो जाता है।
हम्म। गुरु ग्रंथ साहब की 7 बेअदबी कर दो, काट के डालते हैं, काट डालते हैं। आपके संविधान में उसने जो है प्रिंटिंग पर मिस्टेक कर दी, और उसके बावजूद भी कहीं पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि साहब के साथ जो है उनकी प्रेस बंद करा दी गई या उनको जेल में डाला गया या उन पर जुर्माना लगा। ऐसा कहीं हमें सुनने में नहीं आया। क्या संविधान बचाओ समिति की जो सिंपल ग्रेजुएट है उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि एक FIR जी लॉन्च कर देते, एक शिकायती पत्र डाल देते? मित्रा उनसे पूछ लेता कि साहब 2 साल पहले जो शिकायती पत्र डाला गया था उस पर आपने क्या किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो साहब हम चूक जाते हैं। हमें जब शिकायत करनी होती तो हम शिकायती पत्र भी रजिस्टर्ड डाक से नहीं भेजते। हमको पता ही नहीं हमारे अधिकार बनते कहाँ, हमें पता ही नहीं हमें संरक्षण करना क्या। ये बताएगा कौन? ये बताएगा कोई मजा हुआ अधिवक्ता। बाबा साहब के बाद चमारों में कोई अधिवक्ता पैदा ही नहीं हुआ विगत 70 सालों में, और हमारे समाज ने कभी पैदा भी नहीं किया जी। तो संघर्ष संविधान बचाओ संघर्ष समिति के ऊपर मैं, अगर मुझसे पूछे कि क्या करना है, तो मैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति से इतना ही निवेदन करूंगा कि साहब आप अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है जो आपके लॉयर्स हैं, जिन्हें आप लॉयर्स मानते हो, उनको बस रोजी रोटी दे दो, जीवन निर्वाह भत्ता दे दो। इतना चेक करते जाओ रहो कि उनके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, बस इतना चेक करते रहो। बाकी वो भी पे बैक टू सोसाइटी को लिए उद्यत हैं, वो कर देंगे समाज को वापस। पहले आप ये तो चेक कर लो संविधान बचाओ समिति के नाते उनके घर में आज चूल्हा जला कि नहीं जला। आप पे बैक टू सोसाइटी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है जी। किससे पे बैक टू सोसाइटी करा रहे हो? संविधान बचाओ समिति सिंपल लॉ ग्रेजुएट से या लॉ ग्रेजुएट से? और लॉ ग्रेजुएट के यहाँ और एडवोकेट के यहाँ क्या चूल्हा जला आपको पता है? मैं क्या कहते हैं हाई कोर्ट के जो जज मिस्टर RL वर्मा, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो सच्चाई है, आप चूंकि मुझसे बात कर रहे हैं मैं कहूंगा, मैं सवर्णों के एडवोकेट के यहाँ भी बैठ के मुझे खाने का अवसर मिला, हमें RL वर्मा के यहाँ भी बैठ के खाने का अवसर मिला। जी जी। एडवोकेट अच्छा खाएगा नहीं तो अच्छा दिमाग कहाँ से पाएगा? जी। आदमी तो अपने गेस्ट को बढ़िया बढ़िया खिलाता है जी। और हमारा उनका जुड़ाव तो रिश्तेदारी का भी है। वो भी शाहजहांपुर के, मैं भी शाहजहांपुर का, जी। हमारे ननियाल के बगल के। जी। तो जब आदमी अपने सारे खर्चों को मैनेज करते हुए आदमी सबसे ज्यादा कटौती वहीं जाकर करता है जो दिखता नहीं है। जी। खाना क्या खा रहा है, कमरे में बैठ के खा रहा है, किसी को दिख नहीं रहा, इसलिए वहां कटौती करता है। कपड़े तो अच्छे अच्छे पहनेगा। तो ये सब चीजें हैं। हमारे जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति को अपने समाज के एडवोकेट के घर में घुस के देखना पड़ेगा, भैया तुमने आज खाया क्या, ये जरा पूछते रहो उससे। ना हो तो उसके यहाँ 5 किलो का जो है आटे राशन भिजवा दो, क्योंकि एडवोकेट तो जो है वो क्या राशन की दुकान पर जाके अपने आप को क्या कहते हैं गरीबी की रेखा के नीचे भी नहीं दिखा सकता कि जाके राशन की दुकान पे खड़े होकर जो है 5 किलो राशन ले ले। तो साहब अंदर की स्थिति बड़ी खराब है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके आज तक 70 साल में अधिवक्ता नहीं है, तो चाहे संविधान बचाओ संघर्ष समिति हो या अन्य कोई समितियां रही हो, इन्होंने कभी काम किया ही नहीं है साहब जी। तो अगर संविधान को बचाना है तो सबसे पहले आपको एडवोकेट को बचाना होगा। मेरा निवेदन तो ये है। अब बात अन्य विषयों पर कर लेते हैं।